वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइज पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि एक सच्चा वाक़या है। चांद की रोशनी पूरे उर्ज पर थी। सड़क के दोनों जानिब घना जंगल था। रात के इस पहर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। पिछले 50 मिनट से सिर्फ इनकी कार सड़क पर रवा दवा थी। मौसम बिल्कुल साफ था कि अचानक हल्की हल्की धुंध शुरू हो गई। आपको पता है, इसी जगह पर कभी बेगम सुल्ताना की हवेली हुआ करती थी। सबाहत ने कार का शीशा नीचे करते हुए बाहर की जानिब देखा और अपने शौहर तैमूर से मुखातिब हुई। इस बात को तो बहुत अरसा बीत चुका है, लेकिन लोगों का कहना है कि बेगम सुल्ताना की रूह भी अब भी इसी जगह पर भटकती है। तैमूर ने भी बात में हिस्सा लिया। इसी अफवाह के तहत हुकूमत ने बेगम सुल्ताना की मौत के 6 माह बाद ही इस हवेली को गिरा दिया था। तैमूर ने मज़ीद तफसील बताई। धुंध मज़ीद बढ़ रही थी। तैमूर के लिए गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। हमें करीब ही कोई महफूज जगह देखकर रुक जाना चाहिए। कार ड्राइव करते हुए तैमूर ने सबाहत से कहा, कोई रेस्टोरेंट देख लीजिए। सबाहत ने मुख्तसरन कहा। अचानक सड़क के बिल्कुल साथ ही इन्हें एक घर नज़र आया। आबादी से दूर वीराने में मौजूद घर को देखकर इन्हें कुछ हैरानी सी हुई। यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हम आज रात इस घर में पनाह ले लेते हैं। तैमूर ने इतना कहा और गाड़ी को सड़क के साइड पर पार्क करके बाहर निकल आया। पता नहीं यहाँ कौन रहता है। अगर उन्होंने हमें पनाह नहीं दी तो, सबाहत ने परेशानी से कहा। तैमूर कुछ न बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तैमूर ने दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। दबे दबे कदमों से वह अंदर आ गए। कमरे में गुप अंधेरा था। कोई है? घर में कोई है? तैमूर ने आवाज़ दी, लेकिन कोई भी जवाब ना मिला। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। मैं लाइट का बटन देखती हूँ। सबाहत ने आसपास नज़र दौड़ाई। फिर इसने दरवाजे से आती चांद की रोशनी की मदद से स्विच ढूंढने की कोशिश की। अचानक खुद ब खुद ही कमरा रोशनी में जगमगा उठा। लाइट का स्विच आपकी तरफ था और मैं इस तरफ ढूंढ रही थी। सबाहत ने मुड़कर देखा तो तैमूर लकड़ी से बनी सीढ़ी पर बैठा था। आप यहाँ बैठे हैं तो लाइट किसने ऑन की? सबाहत के चेहरे पर पसीने के कतरे टपकने लगे और साथ ही दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। दूसरे ही पल कमरे का बल्ब खुद ही ऑन ऑफ होने लगा। ज़मीन हिलने लगी जैसे कि ज़लज़ला आ गया हो। चलो सबाहत, यहाँ से चलते हैं। तैमूर का सबाहत का बाजू पकड़े दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। धक की आवाज़ से दरवाज़ा बंद हो गया। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे, मार डालूंगी सबको। कमरे के चारों तरफ से बस यही आवाज़ आ रही थी। अचानक कमरे की चारदीवारी ज़मीन बोस हो गई और छत बगैर किसी सहारे के खड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है तैमूर? सबाहत की टांगें डर से कांपने लगी। हाँ 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 हाँ। इन दोनों को अपने पीछे किसी के घर्राने की आवाज़ आई। डरते हुए उन्होंने अपना चेहरा पीछे की तरफ किया। बंद दरवाजे से निकलती हुई वो डरावनी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगी। सियाह चेहरा, सफ़ेद लिबास, दूर दूर तक फैले लंबे बाल, बालों के आखिरी किनारों से निकलती हुई आग। आज जी भरकर खाना खाऊंगी। चुड़ैल ने इनकी तरफ देखते हुए अपने खुशक होठों पर ज़बान फेरी। कौन हो तुम? तैमूर ने डरते हुए पूछा। मैं बेगम सुल्ताना हूँ, इसने यकटक एक जवाब दिया। बेगम सुल्ताना का नाम सुनकर इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, कदम वहीं जम गए। बेगम सुल्ताना ने अपना बाजू आगे बढ़ाया और तैमूर को उठाकर छत की तरफ फेंक दिया। इसके सर के पीछे से खून बहने लगा। चोट इतनी शदीद थी कि वो चाहने के बावजूद भी दोबारा ना उठ सका। सबाहत ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन बेगम सुल्ताना ने इसका गला पकड़ लिया और अपने बाजू की ताकत से इसे ज़मीन से 3 फीट ऊपर लटका दिया। सबाहत ने अपनी पूरी ताकत से गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद और बिलाखिर इसका जिस्म ठंडा पड़ गया और बेगम सुल्ताना ने इसे नीचे फेंक दिया। तैमूर अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। इसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोट इस कदर गहरी थी
कि इसके जिस्म ने इसका साथ छोड़ दिया था। सुल्ताना की रूह अब सबाहत की लाश को टांग से पकड़े खींचकर तैमूर की तरफ ला रही थी। सबाहत अपनी बीवी को इस हालत में देखकर तैमूर खुद पर काबू न पा सका और दर्द के बावजूद रेंगते हुए बेगम सुल्ताना की तरफ बढ़ने लगा ताकि सबाहत को छुड़ा सके, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि सबाहत इसे छोड़कर जा चुकी है। मुझे माफ़ कर दो बेगम सुल्ताना, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मेरी बीवी को छोड़ दो। तैमूर ने इल्तिजा की, लेकिन वो कुछ भी सुनने के मुंह में नहीं थी। इसने सबाहत की लाश को वहीं छोड़ दिया और अपने लंबे नाखून तैमूर के पेट में घुसा दिए और अपनी पूरी ताकत लगाकर इसके पेट का सारा गोश्त बाहर निकाल दिया। बेगम सुल्ताना ने अपने लंबे बाल इर्द गिर्द फैला दिए और इन दोनों की लाशों को बालों से निकलती हुई आग के ऊपर रख दिया। कच्चे भुने गोश्त की खुशबू हर तरफ फैल गई। बेगम सुल्ताना वहीं बैठकर दोनों हाथों से बोटियां तोड़कर खाने लगी। हवेली के बड़े कमरे में इस वक्त तमाम मकीन जमा थे। हवेली के सरबरा अफगान बाबर ने एक ख़ास बात कहने के लिए सबको वहाँ बुलाया था। जैसा कि आप सब जानते हो कि सुल्ताना किसी बीमारी की लपेट में आ गई है, इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि सुल्ताना को इसके कमरे में बंद कर दिया जाए। खिड़की के ज़रिए इसको खाना और दवा पकड़ा दी जाएगी। अफगान बाबर ने बग़ैर किसी की तरफ देखे अपना फ़ैसला सुनाया और वहाँ से चला गया। अफगान बाबर सुल्ताना का चचा था। सुल्ताना इस वक्त बहुत छोटी थी जब इसके वालिदैन इंतकाल कर गए थे। इनकी वफ़ात में अफगान बाबर का बहुत बड़ा हाथ था। यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये सब कुछ इसने ही करवाया हो। बाबर अहमद सुल्ताना के दादा अपनी वफ़ात से कबल ये हवेली अपने बड़े बेटे कसीन के नाम कर दी थी। पहले इस हवेली का नाम बाबर हाउस था। जब कसीन की शादी हुई तो बहुत अरसे तक इन्हें औलाद ना हुई, लेकिन शादी के 13 बरस बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक रहमत से नवाजा, जिसका नाम कसीन ने सुल्ताना रखा था। सुल्ताना की पहली सालगिरह पर कसीन ने वो हवेली सुल्ताना के नाम कर दी। अब हवेली के बाहर सुल्ताना हाउस के नाम की नेम प्लेट जगमगा रही थी। लोग इसे सुल्ताना की हवेली के नाम से पुकारने लगे। कसीन बाबर का छोटा भाई अफगान बाबर ये सब देखकर खून के घुट पीता था। एक दिन इसने अपने भाई और भाभी को मारने का प्लान बनाया और रोड एक्सीडेंट का नाम देकर इनकी कार को नहर में गिरा दिया। चंद घंटों में ही पुलिस इनकी लाश ढूंढने में कामयाब हो गई। लाश की तदफीन के बाद अफगान बाबर ने अपने वकील को कॉल की, आप किसी भी तरह से यह हवेली मेरा नाम करवा दें, मैं आपको मुंह मांगी फ़ीस दूंगा। अफगान बाबर ने अपने वकील से कहा, देखें अफगान बाबर साहब, हवेली के कागज़ों में साफ साफ लिखा है कि जब तक सुल्ताना 20 साल की नहीं हो जाती तब तक वो अपनी जायदाद किसी और को नहीं दे सकती। वकील ने मुकम्मल तफसील से आगाह किया। 19 साल की उम्र में सुल्ताना को कैंसर जैसी मौजी बीमारी ने घेर लिया। सुल्ताना हाउस की वजह से लोग अब सुल्ताना को बेगम सुल्ताना के नाम से पुकारने लगे। सुल्ताना की बीमारी की वजह से अफगान बाबर को हवेली अपने हाथों से दूर जाती हुई महसूस हो रही थी। इसे हर हाल में सुल्ताना को 1 साल तक ज़िंदा रखना था, इसलिए इसने सुल्ताना के लिए एक अलग कमरे का इंतखाब किया और हमेशा इस कमरे की बंद कर देने की हिदायत की। सुल्ताना बहुत रोई, लेकिन किसी ने इसकी कोई बात नहीं सुनी और इसे कमरे में बंद कर दिया। सुल्ताना को इस तन्हाई से डर लगने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सुल्ताना जहनी मरीज़ा बन गई और कैद के 3 माह बाद ही इसने कमरे में ख़ुद को आग लगा ली। दोपहर के वक्त जब मुलाजमा खाना देने के लिए आई तो इसने देखा कि कमरे में हर तरफ धुआं ही धुआं था। अचानक इसकी नज़र बेड के साथ पड़े ढांचे पर पड़ी, जिसमें इसे अभी तक हल्की हल्की आग निकल रही थी। खाने की ट्रे इसके हाथ से गिर गई और शोर मचाती हुई वो नीचे आ गई। अफगान बाबर भी इस वक्त घर में मौजूद था। वो जल्दी से ऊपर गया और इसने ताला खोला। सामने सुल्ताना मौजूद नहीं थी, इसलिए वो समझ गया था कि ये लाश सुल्ताना की है। सुल्ताना की मौत से बढ़कर इसे जायदाद हाथ से जाने का गम था। इसने फ़र्ज़ गुस्ल देकर लाश को पास के ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया। सुल्ताना की वफ़ात के बाद कानूनी तौर पर वह हवेली के हुकूमत के कब्ज़े में आ गई थी। इससे अफ़गान बाबर की सारी फैमिली को यहाँ से निकाल दिया गया। आसपास के घरों से अक्सर ये देखा था कि आधी रात को हवेली की जगह पर किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती थी। जब तक बेगम सुल्ताना न जाने कितने ही लोगों को
मौत के घाट उतारा था। अब इन लोगों में तैमूर और सबाहत का भी शुमार हो गया था। अब अल्लाह जाने आगे कौन कौन लोग होंगे जिनको बेगम सुल्ताना अपना अगला शिकार बनाएंगी। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद करने का।